हेलो दोस्तों, शिव एजुकेशन चैनल पर आपका स्वागत है। हम राजस्थान पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हैं। उसमें पढ़ रहे हैं हम राजस्थान का भूगोल। राजस्थान के भूगोल में हमने स्थिति विस्तार पढ़ ली थी। उसके बाद भौतिक प्रदेश चल रहे थे। भौतिक प्रदेशों के अंदर हम पढ़ रहे थे पश्चिमी मरुस्थल। पश्चिमी मरुस्थल में भी हमने पढ़ा था कि वहाँ की वर्षा जलवायु कैसी है, वहाँ पर कौन सी वनस्पति पाई जाती है, ये सब चीजें भी हमने पढ़ ली है। और आज हमारा ये सेशन रहने वाला है कि वहाँ पर जो स्तूप पाए जाते हैं या वहाँ के जो शब्द हैं वो शब्दावली हम देखते हैं। कल भी हमने शब्दावली क्लास ली, आज भी ये क्लास लेते हैं ताकि इन शब्दों से अगर क्वेश्चन आए तो हमारा गलत नहीं है और इनसे बेसिक क्वेश्चन जरूर आते हैं। तो इन चीजों को आप हल्के में ना लेकर अच्छे से तैयारी करें। पशु परिचर्या की तैयारी में जो व्यक्ति धीरज लगाए बैठे हैं कि एग्जाम नहीं होने, ये नहीं होना, वैसे नहीं होना, अभी भी न्यूज में आई थी कि 11 नवंबर तक शायद फॉर्म भरे जाएं। तो इसके बाद देखते हैं क्या हो क्या नहीं हो। एग्जाम डेट आगे नहीं किसकी है, फॉर्म ही आगे किसे हैं, फॉर्म भरे जाएंगे। एग्जाम से 45 दिन पहले भी फॉर्म भरा के एग्जाम करवाई जा सकती है, इसलिए आप अपनी तैयारी कर सकते हो क्योंकि फॉर्म भरने में टाइम नहीं लगेगा बल्कि आपकी तैयारी करने में टाइम लगेगा। सिलेबस बहुत ज्यादा है तो इन चीजों को रिवाइज करें, पढ़ने में हमें टाइम लगेगा। तो इसलिए आप ऐसे ना देखें कि छुट्टियां मना लेंगे, बाद में कर लेंगे, फॉर्म भरने के बाद कर लेंगे, ऐसी चीजें नहीं करें। तो चलिए देखते हैं हम राजस्थान के भूगोल के अंदर जो ये शब्दावली है ये देखते हैं। तो इसमें है बरखान बालुका स्तूप। अब ये बरखान बालुका स्तूप क्या होता है? बरखान बालुका स्तूप इसकी आकृति होती है, ये अर्धचंद्राकार होती है। अर्ध चंद्राकार इनकी आकृति होती है। ये क्वेश्चन आया हुआ था अभी 2022 के अंदर आया था कि बरखान बालुका स्तूप की आकृति कैसी होती है, तो इसकी आकृति अर्ध चंद्राकार होती है। और अगर हमसे पूछा जाए कि कौन सा बालुका स्तूप है जो सर्वाधिक नुकसानदायी है, तो सर्वाधिक नुकसानदायी भी यही बरखान बालुका स्तूप है। तो इसके अंदर आ जाएगा सर्वाधिक नुकसानदायी। अगर सर्वाधिक नुकसानदायी अगर कोई बालुका स्तूप है तो यही बालुका स्तूप है जो सर्वाधिक नुकसानदायी है। अब पूछा जाता है कि ये कहाँ कहाँ है बरखान बालुका स्तूप, तो ये है भालेरी चूरू, मंडावा झुंझुनू, फतेहपुर सीकर, देशनोक बीकानेर, ओसिया, जोधपुर। दोबारा देखें, भालेरी चूरू, मंडावा झुंझुनू, फतेहपुर सीकर, देशनोक बीकानेर, ओसिया, जोधपुर। यहाँ पर सर्वाधिक बालुका स्तूप पाए जाते हैं। आकृति अर्धचंद्राकार होती है और यहाँ पर ये वनस्पति विहीन होते हैं, यहाँ वनस्पति नहीं होती, तो वनस्पति विहीन होते हैं। और भालेरी चूरू, मंडावा झुंझुनू, फतेहपुर सीकर, देशनोक बीकानेर, ओसिया, जोधपुर में बरखान बालुका स्तूप सर्वाधिक पाए जाते हैं। फिर नेक्स्ट लेते हैं हम अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप। ये दोनों शब्द देखें, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ। तो अनुदैर्ध्य, धैर्य यानी समांतर, अनुदैर्ध्य यानी समांतर, अन्य नाम सीप बालुका स्तूप, रेखीय बालुका स्तूप भी कहते हैं इनको। और इनका विस्तार कहाँ है? किसका? अनुदैर्ध्य जो बालुका स्तूप है इसका अगर हमें पूछा जाए कि इनका विस्तार कहाँ कहाँ पर है, तो ये ऐसे चलती है, जैसे ये चली यहाँ पर है तो ये हवा के ऐसे हवा समांतर चलेगी, यहाँ से वो यहाँ कर समांतर चलेगी इसके अंदर, तो इसे समांतर बालुका स्तूप भी कहते हैं, सीप बालुका स्तूप भी कहते हैं। तो ध्यान रखना क्या होगा? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ नहीं, अनुप्रय लग जाता है, नीचे ऐसे आता है प्रय के अंदर, ये ध्यान रखना। तो ऐसे में हम क्या बनाएंगे? समकोण। प्रय क्यों लगा हुआ है? समकोण बनाएंगे। तो अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य में आई होप आप समझ रहे होंगे। अनुदैर्ध्य यानी समांतर, अनुप्रस्थ यानी 90 डिग्री के अंदर जो होगा वो क्या होगा? अनुप्रस्थ होगा। फिर आते हैं कि ये कहाँ पाए जाते हैं? अनुदैर्ध्य बालुका स्तूप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये महान मरुस्थल में पाए जाते हैं। कहाँ? महान मरुस्थल में। इसका विस्तार कहाँ है? महान मरुस्थल के अंदर इसका विस्तार है। फिर आता है अनुप्रस्थ। मैंने आपको अभी बताया कि ये 90 डिग्री के ऊपर होता है, तो इसे समकोण भी कहते हैं कि समकोण की तरह जो अनुप्रस्थ होते हैं वो समकोण की तरह होते हैं। अन्य नाम है अवरोधी बालुका स्तूप। ये पाए कहाँ जाते हैं? जैसे ये बालुका स्तूप है, जैसे ये बालुका स्तूप है, अब हवा के समांतर ऐसे जाते हैं, यहाँ कोई पहाड़ी स्थित है तो इस पहाड़ी के ऐसे आकर ये हवा ऊपर कर निकल जाती है और जो मिट्टी के कण होते हैं वो यहाँ आकर जमा हो जाते हैं और फिर जिनसे स्तूप बनता है
वो इस पहाड़ी के बराबर बन जाता है, तो यानी ये 90 डिग्री का बनता है। बल्कि जो ये रेख बालू का स्तूप है, ये बालू का स्तूप यहाँ से अनुप्रस्थ होते हैं और यहाँ पर जाते जाते यहाँ पर ही इनका निक्षेप हो जाता है, यानी हवा के समांतर चलते हैं। और ये पहाड़ी है, इसके बराबर अगर चले जाते हैं तो ये हो जाते हैं अनुप्रस्थ। दोनों के किनारे जान लिए। अब ये है कहाँ, हमारी अरावली है। अरावली के जो पश्चिम के किनारे हैं वहां पर, क्योंकि पहाड़ी वही है, उसके सारे जब रेत के जमाव होंगे तो वो कैसे होंगे, पहाड़ी के बराबर, तो उसको क्या कहा जाएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। अन्य नाम है अवरोधी बालू का स्तूप और क्षेत्र है अरावली के पश्चिम के किनारे, यानी अरावली के जो पश्चिम के किनारे हैं वहां पर ये पाए जाते हैं। अब हमने देखा कि ये पाए कहाँ जाते हैं, अनुप्रस्थ। तो देखिए हमने बोला कि अरावली के पश्चिम के किनारे स्थित है, तो हम पहाड़ियां भी लेंगे, तो कौन सा होगा, बूढ़ा, पुष्कर, एक तो यहाँ पर पाए जाते हैं, और एक सुंदा माता, कहाँ है, जालोर, सुंदा माता वहां जालोर। इन दोनों स्थानों पर कौन सा बालू का स्तूप पाया जाता है, तो क्या पाया जाएगा, अनुप्रस्थ बालू का स्तूप। ये दोनों समझ गए, अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ को एक साथ लेके समझना। फिर आता है पैराबोलिक और सप्रकाबिज। देखो पैराबोलिक, जैसे ये हमारा धरातल है, इस धरातल पर यहाँ पर पेड़ है, ये हमने एक पेड़ बना दिया, और ये धरातल है, और इसके यहाँ पर एक छोटी छोटी सी ये झाड़ियां हैं, क्या छोटी छोटी सी ये झाड़ियां हैं। तो जब यहाँ से बालू का स्तूप यहाँ से निक्षेप हो गए, तो यहाँ से ये हवा आती आती यहाँ पर ऊपर हो जाएगी, हवा हल्की होके, और ये यहाँ पर इस पेड़ की सहारे बन जाएगा, यानी पैराबोलिक। पैरों में पैराबोलिक, ध्यान रखना, पैरों में किसके, बोलिक बालू का स्तूप, यानी पेड़ों के समान हो जाते हैं। तो ये कौन से हैं, ये लगते किसके समय, हेयर पिन के समान लगते हैं, जुड़े नहीं बालू का स्तूप लगते हैं। तो ये पेड़ों के नीचे पेड़ होते हैं, उनके यहाँ जमाव हो जाता है, तो ये बालू का स्तूप होगा। और सब्र का बीज, सब्र यानी छोटा, सब्र का बीज यानी छोटा, तो जो छोटी छोटी झाड़ियां हैं वहां पर मानो ये बालू का स्तूप है, और यहाँ से जब हवा चली उसके साथ मिट्टी के कण आए, और मिट्टी के कण आने पर जो ये छोटी झाड़ियां हैं इसकी जड़ों के पास आकर के ये जमा हो जाते हैं, क्या ये जमा हो जाते हैं, तो इन्हें तो क्या कहेगा, सब्र का बीज, और इन्हें जो कहेंगे वो पैराबोलिक। अब आप ऐसे कॉन्सेप्ट ध्यान रखने, इसको मिलाने की कोशिश करें। पैरा यानी पेड़ों के, पैसे पेड़, पैसे पैरों, यानी पेड़ के पैरों में जमा होते हैं। सब्र का बीज यानी बीज छोटा बीज, छोटे पेड़ यानी छोटी झाड़ियां, क्योंकि मरुस्थल इसके समय छोटी झाड़ियां पाई जाती है, तो उसे क्या बोलेंगे, सब्र का बीज। तो ये कैसे होती है, पैराबोलिक, हेयर पिन के समान होती है, जुड़े नुमा होती है, और पेड़ों के होती है। और सब्र का बीज ये झाड़ियों में होती है, झाड़ियों व छोटे पेड़ पौधों के, छोटे पौधों में इसका क्या जमाव होता है, छोटे पौधों में जमाव, वहां पर इसका जमाव होगा। आपने देखा होगा कि जैसे पेड़ होते हैं, उन पेड़ों के पास, जड़ों के पास वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ होता है, क्योंकि हवा जब चलती है उसके साथ मिट्टी आती है, और मिट्टी आने पर, अवरोध होने पर मिट्टी तो रुकेगी, तो वो उस पेड़ के सामने रुक जाती है। वो मिट्टी एकदम साफ क्लियर होती है, उसके अंदर कोई कंकड़ पत्थर नहीं होते, क्योंकि वो हवा के साथ उड़ाई हुई लाई गई है। दूसरे देख सकते हैं कि आपने कभी आंकड़ा या छोटी झाड़ियां ये देखे होंगे, तो इसके अंदर आपने देखा होगा कि इनका भी समांतर धरातल है, उनसे थोड़ा सा भाग ऊपर उठा हुआ होता है, मिट्टी ज्यादा होती है इनके पास। क्यों होती है, इसीलिए होती है क्योंकि ये हवा के समांतर चलते हैं, और फिर जो मिट्टी के कण हैं वो उन पौधों के पास जमा हो जाते हैं, तो उन्हें सब्र का बीज कहा जाता है। और ये पैराबोलिक और सब्र का बीज वैसे तो पूरे राजस्थान में पाए जाते हैं, लेकिन हमसे पूछा जाए कि सर्वाधिक कहाँ पर पाए जाते हैं, तो वो आ जाएगा बीकानेर, क्या बीकानेर। तो ये हमने राजस्थान का भूगोल के अंदर ये देखा, बरखान बालू का स्तूप, अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, पैराबोलिक और सब्र का बीज। बरखान बालू का स्तूप आप जान गए कि अलग है, सबसे नुकसानदायी है, आकृति इसकी अर्धचंद्राकार है। अनुदैर्ध्य अनुप्रस्थ को आप समझ सकते हैं, अनुदैर्ध्य यानी समांतर, अनुप्रस्थ यानी 90 डिग्री का कोण, जो
90 डिग्री के कोण या समकोण के हिसाब से बनाए वो तो क्या हो जाएगा, अनुप्रस्थ हो जाएगा। और जो हवा के समांतर चल के बनाए वो अनुदैर्घ्य हो जाएगा। फिर पैराबोलिक यानी पेड़ों के हमें करना है, सब्र का भी छोटी झाड़ियों की। ये क्लास हमने पूरी देख ली है। आई होप आपको समझ में आई होगी और इसमें से क्लास में से क्वेश्चन जरूर आएंगे। उम्मीद करती हूँ कि आप क्लासों को अधिक से अधिक शेयर भी करेंगे, लाइक करेंगे एंड सब्सक्राइब करेंगे। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।